हेलो फ्रेंड्स, मैं शैलेश स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा रेस पर। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट का सीडीपी के प्रैक्टिस सेट का ये 6वां सेशन है। तो आज के सेशन में आइए देखते हैं सीडीपी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करिए हमारे टेलीग्राम चैनल परीक्षा रेस पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक यानी कि साइको एनालिसिस प्रणाली के जन्मदाता कौन है? साइको एनालिसिस प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्रायड। ये ऑस्ट्रिया के निवासी थे। इन्होंने कई सारे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को पढ़कर उसको एकत्रित करके एक सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं साइको एनालिसिस सिस्टम या फिर मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली। प्रणालियों का संबंध व्यक्तित्व के प्रकार से है। इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए थे। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की शिक्षा में किस चीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आनुवंशिकता की या फिर वातावरण की? विद्यार्थियों की शिक्षा में उसके आनुवंशिकता यानी उसके माता पिता के जो गुण हैं वो कैसे थे, और उसके जो वातावरण, उसका जो परिवेश है, जिस समाज में वो रह रहा है, शिक्षा में इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर जिस वातावरण में वो रह रहा है वहाँ पे जो है, अगर शैक्षिक वातावरण है, लोग अच्छे लोगों की सोसाइटी में रह रहा है, तो वैसा ही माहौल उसके अंदर भी आएगा और उसका भी व्यक्तित्व कुछ वैसा ही बनेगा। इसलिए आनुवंशिकता और वातावरण दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है उसका तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले ये जानिए संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है कि कोई भी सूचना, कोई भी ज्ञान जो बालक को दिया जाता है उससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है, तो उसे ही कहते हैं संज्ञान, यानी कि उसे जो ज्ञान मिला वही है संज्ञान। तो इसका तात्पर्य होता है कि ग्रहण की गई नई संवेदी सूचनाओं का रूपांतरण, बिल्कुल उसका रूपांतरण वो अपने अंदर कर लेगा। ग्रहण की गई सूचनाओं का विस्तार करना, जो उसे जानकारी मिली है उसके बारे में और रिसर्च करना, उसके बारे में और खोज करना और उसके डिटेल तक जानना, ये होता है सूचनाओं का विस्तार करना। सूचनाओं का संग्रहण एवं उसका पुनः प्रस्तुतिकरण, उस सूचना को अपने अंदर संग्रहित करेगा और आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः प्रस्तुतिकरण करेगा। तो इसके लिए ये सभी ऑप्शन सही होंगे। अगला प्रश्न, गर्भधारण से लेकर जन्म तक की अवस्था को क्या कहा जाता है? ये होती है डिलीवरी के पहले की अवस्था, यानी कि जो बच्चा उसका जन्म नहीं हुआ उसके पहले की अवस्था, उसे कहते हैं प्रसव पूर्ण अवस्था, क्योंकि डिलीवरी को बोलते हैं प्रसव। बचपन होता है 2 से लेकर 7 वर्ष तक का जो आयु होती है उसे बचपन कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था होती है 9 से लेकर 12 वर्ष तक की आयु। शैशवावस्था होती है जन्म से लेकर 6 वर्ष तक की आयु। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का अमूर्त तर्क और तर्क कौशल किस दौरान विकसित होते हैं? यानी बच्चे में जो अमूर्त तर्क होते हैं और तर्क कौशल होते हैं वो किस दौरान विकसित होते हैं? सबसे पहले समझिए कि अमूर्त तर्क क्या होता है। जैसे कोई भी वस्तु हमारे सामने न हो उसके बारे में हम सोच सकें। जैसे आपको बोल दिया जाए, किसी एक्ट्रेस का नाम दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए हमने बोल दिया कैटरीना कैफ, तो अगर कैटरीना कैफ बच्चे के सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में वो कल्पना कर रहा है, ये उसका अमूर्त चिंतन हो गया। ये अमूर्त चिंतन जो है ये होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अमूर्त चिंतन औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से लेकर 14 वर्ष तक की अवस्था। जीन पियाजे की ये चौथी अवस्था है। ज्ञानेंद्रिय में क्या होता है, बच्चा देख कर, छू कर, सूंघ कर, इन सब चीज़ अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है, समझता है। पूर्व अनुकूलिक, ये जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठोस परिचालन अवस्था जो होती है, इसमें कोई चीज़ जब मूर्त बच्चे के सामने रखी होती है उसके बारे में वो सोचता है। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की CAT विधि दी गई है। CAT का फुल फॉर्म होता है चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। इसका हिंदी में मतलब होता है कि बाल अंतर्बोध परीक्षण। इसमें जो है 10 कार्डों का उपयोग होता है जिसमें पशुओं के चित्र बने होते हैं। वो कार्ड बच्चों को दिए जाते हैं और कहा जाता है कि आप इसमें कोई कहानी बनाइए। उस कार्डों को देखकर बच्चा समझकर अपने लिए कोई स्टोरी बनाता है, और वो स्टोरी जिस हिसाब से बनाएगा उसके हिसाब से हम उसके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। ये CAT जो है ये 3 से लेकर 10 वर्ष तक के बालकों के लिए उपयोगी है और CAT विधि दिया था बेलाग द्वारा। अगला प्रश्न, TAT हेतु कितने कार्ड होते हैं? अब TAT क्या होता है, ये भी व्यक्तित्व परीक्षण से ही संबंधित होता है। जैसे CAT वैसे TAT है। TAT का फुल फॉर्म होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, यानी विषय अंतर्बोध परीक्षण।
इसमें कुल 30 कार्ड का उपयोग किया जाता है। इसमें 10 कार्ड पुरुषों के लिए, 10 कार्ड महिलाओं के लिए और 10 कार्ड ऐसे होते हैं जो दोनों के लिए होते हैं। ये कार्ड जो मतलब उनको दिया जाता है जो होते हैं बच्चे, उसके बाद उसी के हिसाब से चीज़ें वो बताएंगे कार्ड में देखकर, उसी के हिसाब से उनके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इसे दिया था हेनरी मर्रे ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? इसमें से वो कौन सा सिद्धांत है जो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत है। प्रत्येक बच्चे में जो विकास होगा वो अलग अलग होगा, यानी कि उनके जो विकास की तीव्रता होगी वो अलग अलग होती है। निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। पैटर्न का सिद्धांत कहता है कि किसी भी प्राणी के जो विकास का जो पैटर्न होता है वो निश्चित होता है। वो जन्म होगा उसका, वो शैशवावस्था में रहेगा, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, यह पैटर्न निश्चित होता है। लेकिन सेल्फ पेसिंग का सिद्धांत ये वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, MLL यानी मिनिमम लर्निंग लेवल, न्यूनतम अधिगम स्तर, मूल रूप से एक सा उपागम है जिसकी मान्यता है कि, यानी कि जो न्यूनतम अधिगम स्तर होता है उसकी मान्यता क्या होती है? किसी कार्य को सभी विद्यार्थियों द्वारा न्यूनतम स्तर तक सीख सकते हैं। यह बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी भी कोई भी कार्य हो, जो भी विद्यार्थी होते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी, चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हो चाहे वो विशिष्ट विद्यार्थी हो, वो एक न्यूनतम अधिगम स्तर तक सीख सकते हैं। जैसे कोई भी परीक्षा होती है उसमें एक न्यूनतम जो होता है अधिगम स्तर निर्धारित कर दिया जाता है। यह न्यूनतम अंक है जिसको लाने के पश्चात आप उस परीक्षा में पास हो सकते हैं। जैसे 100 नंबर का पेपर है तो उसमें निर्धारित कर दिया जाता है कि 33 नंबर या फिर उससे ज़्यादा जो पाएंगे वो पास हो जाएंगे। तो यही इसका न्यूनतम अधिगम स्तर होगा। तो प्रत्येक विद्यार्थी को इस न्यूनतम अधिगम स्तर तक प्राप्त करना होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? मतलब इसमें से कौन सा क्षेत्र है जिसमें अधिगम का अधिकतर हस्तांतरण संभव है? अधिगम का हस्तांतरण मतलब होता है कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का आगे प्रयोग, या फिर पूर्व में सीखे गए ज्ञान का नए सीखे जा रहे ज्ञान में उसका प्रयोग। स्मरण नहीं। सामान्यीकरण, सामान्यीकरण बिल्कुल इसका यही सही उत्तर होगा। यानी कि जब पहले कोई चीज़ बच्चा सीख चुका है, अगर उसका वो सामान्यीकरण कर लेता है और अपने दैनिक जीवन में उपयोग करता है तो उसे कहते हैं सामान्यीकरण। जैसे बच्चे ने अपनी कक्षा में सीखा जोड़, घटाना, गुणा और भाग, और जब वो अपने घर पर यानी दैनिक जीवन में जब वो मार्केट में जाता है या फिर कोई सामग्री खरीदने जाता है तो वहाँ पे अपने इन सभी चीज़ों का वो उपयोग कर लेता है। यानी कि जोड़, जैसे वो कोई सामग्री खरीदता है 20 रुपये की और 50 रुपये का नोट देता है तो वो सब जोड़ लेता है कि हमने 50 रुपये इसे दिया है, वो 20 रुपये की सामान मुझे दिया है और 30 रुपये वो हमें वापस करेगा। इसका वो उपयोग करने लगता है। इसका यानी कि जो अपने ज्ञान है उसका अधिकतम जो है उपयोग करता है। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार प्राक संप्रत्यात्मक एवं अंतर्दर्शी अवधि संबंधित है। प्राक संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी जो अवधि है ये संबंधित होती है बच्चे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। तो इसमें संवेदी पेशी अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये तीनों नहीं है। इसका उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी ये सब जो चीज़ें हैं ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का भाषा का विकास होता है और वो अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसमें अंतर करने लगता है और उसके अंदर वस्तु के स्थायित्व के गुण आ जाते हैं। अगला प्रश्न, अवप्रेरणा का चालक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अवप्रेरणा का चालक सिद्धांत, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि आवश्यकता का सिद्धांत। आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो आवश्यकता का सिद्धांत दिया था अब्राहम मास्लो ने। अब आवश्यकता के सिद्धांत यानी कि चालक का सिद्धांत में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बच्चे के अंदर भूख लगी है तो भूख जो होता है बच्चे का वो चालक यानी ड्राइवर का काम करता है। वो क्या पाना चाहता है कि भोजन, यानी उसकी आवश्यकता क्या है कि भोजन प्राप्त करना। जब वो भोजन प्राप्त कर लेता है तो उसकी भूख यानी जो चालक होता है वो समाप्त हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा अब्राहम मास्लो। अगला प्रश्न, बुद्धि लब्धि का प्रत्यय किसने प्रस्तुत किया? तो बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था विलियम स्टर्न ने। अगला प्रश्न, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी जो बुद्धि का बहुबुद्धि का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हार्वर्ड गार्डनर ने। इन्होंने अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड में बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को दिया था। इन्होंने शुरू में बताया था 7 प्रकार की बुद्धि, लेकिन वर्तमान में इनके सिद्धांत में कुल 9 प्रकार की बुद्धि है। अगला प्रश्न,
उस श्रेणी को पहचानिए जो अधिगम के स्थानांतरण के प्रकारों की सूची में नहीं है। यानी जो अधिगम के प्रकारों की सूची में नहीं आती है वो कौन सी है? धनात्मक, ऋणात्मक, ये अधिगम का स्थानांतरण होता है। यानी चीज़ें, जब सीखी गई चीज़ें आगे की चीज़ों में सहायता करती हैं तो धनात्मक होती हैं, और बाधा उत्पन्न करती हैं तो ऋणात्मक होती हैं। क्षैतिज होता है, लंबी होता है। क्षैतिज का मतलब होता है कि किसी नीचे स्तर से ऊपर के स्तर तक सीखना, जैसे हम साइकिल चलाकर मोटरसाइकिल सीख लेते हैं। लंबी होता है कि एक स्टेप आगे बढ़ के जाके सीखना। एक पक्षी, द्विपक्षी भी होता है। कोई भी चीज़ अगर हम केवल अपने शरीर के एक ही तरफ के अंग के द्वारा कर रहे हैं तो एक पक्षी, दोनों तरफ के अंगों से कर रहे हैं तो दो पक्षी हो गया। ये पुच्छी, एक पक्षी, द्विपुच्छी, ये इसका जो है अधिगम का स्थानांतरण के प्रकार का नहीं है। अगला प्रश्न, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे में 100। तो मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु है 4 वर्ष, और गुणे 100 करेंगे तो इसको काट देंगे तो 25 चौका होता है 100, तो 25 पंजे हो जाएगा 125, यानी उसकी बुद्धि लब्धि 125 हो जाएगी। अगला प्रश्न, थार्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया है। यानी इनमें से कौन सा नियम है जो थार्नडाइक ने सीखने के नियम में नहीं प्रस्तुत किया है? थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्रमुख नियम दिए थे, जिसके माध्यम से थार्नडाइक ने बताया था कि अगर इन नियमों का प्रयोग करते हुए बालक को सिखाया जाएगा तो अच्छे से सीखेगा, वो चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखेगा। जैसे इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है, तो तत्परता का नियम बिल्कुल थार्नडाइक का पहला नियम है कि बालक को अगर कुछ सिखाना हो तो सबसे पहले उसको तत्पर बनाइए, उसके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करिए ताकि वो सीखने के लिए तत्पर हो जाए। अभ्यास का नियम कि यानी अगर आप बच्चे को कुछ सिखाते हैं तो उसका नियमित अभ्यास करवाइए, तब उस चीज़ें उसके अंदर स्थायी हो जाएंगी। प्रभाव का नियम कहता है कि अगर जो बच्चा जो क्रियाविधि कर रहा है, अगर उसके लिए उसे सकारात्मक चीज़ें मिलेंगी तो चीज़ों को दोहराएगा और भी आगे करने का प्रयास करेगा। अगर नकारात्मक चीज़ें उसे मिलेंगी तो चीज़ों को नहीं करेगा, यानी उस जो चीज़ें वो सीख रहा है उसको छोड़ना चाहेगा। अवलोकन का नियम थार्नडाइक के 3 प्रमुख नियम में नहीं आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कौशल से संबंधित है? इसमें से कौन सा है जो एक शिक्षक शिक्षण कौशल के रूप में प्रयोग करता है? श्यामपट्ट पर लिखना, यह भी एक कौशल होता है। प्रश्नों को हल करवाना, यह भी एक प्रकार का कौशल होता है। बच्चे से प्रश्न पूछना, फिर जो बच्चे प्रश्न पूछे उसका जो है श्यामपट्ट पर हल करवाता है टीचर, तो यह भी एक कौशल है। प्रश्न पूछने का जो मतलब शिक्षक का तरीका होता है वो भी एक कौशल होता है। ये सभी जो हैं एक शिक्षण के कौशल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है? यानी कोई भी जंतु हो या फिर कोई भी बच्चा हो या कोई प्राणी हो, उसका जो सक्रिय अनुबंधन करता है उसका आधार क्या होता है? जैसे पावलोव ने अपना परीक्षण किया था कुत्ते पर और उसके लार टपकाने पर और भोजन पर। जब कुत्ते को भोजन दिया जाता है तो कुत्ता जो है लार टपकाता है। दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया कि पहले घंटी बजाई, उसके बाद जो है भोजन दिया, फिर कुत्ता लार टपकाया। अब यहाँ पे यही सक्रिय अनुबंधन यही बताता है कि अगर घंटी बजाने और भोजन देने में अगर ज़्यादा अधिक का समय का अंतर ज़्यादा हो जाएगा तो इसके बीच में वो अनुबंधन नहीं। घंटी बजाने के बाद जल्द से जल्द उसे भोजन दिया जाना चाहिए जिससे उसका अनुबंधन उस भोजन और घंटी के साथ हो सके। इसका उत्तर होगा पुनर्बलन यानी रीएनफोर्समेंट। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा होने की समयावधि का क्या मान है? भारत में जो सूक्ष्म शिक्षण चलता है उसकी समयावधि कितनी है? तो वो है 36 मिनट। क्या होता है, सबसे पहले किसी जो पाठ पढ़ाना होता है उसकी पाठ योजना बनाई जाती है, फिर 6 मिनट तक उसका शिक्षण किया जाता है। शिक्षण के बाद प्रतिपुष्टि यानी उसका फीडबैक लिया जाता है 6 मिनट तक। उसके बाद पुनः योजना बनाई जाती है 12 मिनट तक। उसके बाद पुनः शिक्षण किया जाता है 6 मिनट तक, और अंत में जाके जो फीडबैक लिया जाता है वो भी 6 मिनट तक, यानी 6 + 6 + 12 + 6 + 6 कुल हो जाएगा 36 मिनट। अगला प्रश्न, समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? सबसे पहले समझिए कि समस्यात्मक बच्चे कौन से होते हैं। समस्यात्मक बच्चे जरूरी नहीं है कि पढ़ने लिखने में कमज़ोर हों या फिर पिछड़े बालकों की श्रेणी में आते हों। समस्यात्मक बालक अपने व्यवहार से जो है वो समस्या उत्पन्न करते हैं कक्षा में, तो उसके लिए उनका व्यक्तित्व, उनके घर का वातावरण, ये सब जिम्मेदार होता है। तो किसी भी बच्चे का जो समस्यात्मक पहचान होती है वो प्रभावशाली है। विकासात्मक मापनी या फिर बालक का व्यक्तित्व अध्ययन या फिर बालक के व्यवहार का व्यक्तित्व अवलोकन, ये सभी विकास को हम समझ कर सकते हैं कि समस्यात्मक बच्चा है कि नहीं। उसका व्यक्तित्व को अध्ययन करके हम बता सकते हैं समस्यात्मक बच्चा है कि नहीं, उसका व्यवहार कर बता सकते हैं। अगला प्रश्न,
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सामाजिक सांस्कृतिक अगर शब्द यहाँ पे लग जाए तो इसका एक ही उत्तर होगा, वो होगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है वो अपने समाज और उसकी संस्कृति होती है उससे वो देखकर चीज़ों को सीखता है, जबकि बंडूरा जो है इस सामाजिक अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होते हैं? समावेशी शिक्षा की अवधारणा यह कहती है जो भी बच्चे होते हैं, चाहे वो सामान्य बालक हों चाहे वो विशिष्ट बालक हों, सबको एक कक्षा में एक ही छत के नीचे उनको शिक्षा दी जाए। जो विशिष्ट बालक हैं, दिव्यांग बालक हैं, उनकी सहायता है तो या फिर उनको विशेष सुविधाएं उपलब्ध की जाए, लेकिन वो उनकी जो शिक्षा होगी वो सामान्य बच्चों के साथ ही एक ही कक्षा में होगी। तो इसके अंतर्गत आते हैं सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों। समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कि सामान्य बालक विशिष्ट बालक दोनों एक साथ एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है? क्षमता का निर्माण। बिल्कुल, बच्चे के अंदर क्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को सही से समझ सके और उस अनुसार अपने आप को ढाल सके। अभिभावकों की भागीदारी। बिल्कुल, अभिभावकों की भागीदारी बच्चे की शिक्षा में सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। अभिप्रेरणा। बिल्कुल, बच्चे को मोटिवेशन मिलना चाहिए, शिक्षक भी मोटिवेट होना चाहिए तभी। तो एक समावेशीकरण की सफलता के लिए ये तीनों चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इसका उत्तर होगा ये सभी। अगला प्रश्न, मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है? मानसिक मंदता का अर्थ होता है कि जो बच्चे की सामान्य बुद्धि, जो सामान्य बच्चे की जो बुद्धि लब्धि होती है उससे भी अगर कम बुद्धि होती है बच्चे के अंदर, यानी कह सकते हैं कि उसे वो मानसिक रूप से मंद है। तो जो मानसिक मंद बच्चे होंगे उनकी बुद्धि जो होगी औसत बच्चों से कम होगी, यानी औसत से कम मानसिक योग्यता होगी उनके अंदर। एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि कोई भी अध्यापक है अगर वो कक्षा में पढ़ा रहा है तो उसके लिए अधिगम के सिद्धांतों को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। अधिगम के सिद्धांतों को जानकर वो ये निश्चित कर सकता है कि हमारे कक्षा में किस तरीके के बच्चे हैं, किस बच्चे के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग होना आवश्यक है। तो उस एक ऐसी शिक्षण विधि का प्रयोग करेगा वो कि सभी बच्चे उसमें समायोजित हो सकें और सभी सीख सकें। अगर शिक्षक को अधिगम के सिद्धांत को भली भांति उसके अंदर ज्ञान होगा, जानकारी होगी, तो वो बच्चे की आवृत्ति क्या है, यानी कि बच्चा का सीखने का एटीट्यूड क्या है और उसकी अभिरुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, तो उसको समझने में शिक्षक को सहायता मिलती है। तो इसका उत्तर होगा इससे अध्यापक के अध्येताओं यानी जो छात्र हैं उनकी आवृत्ति तथा उनकी अभिरुचि को समझने में सहायता मिलती है। अगला प्रश्न, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए? यानी कि शिक्षा में जो शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग की जाती है उसका चयन किसे करना चाहिए? तो शैक्षणिक सामग्री का निर्माण करने के लिए या फिर उसके चयन करने के लिए एक विशेषज्ञ की समिति होती है। वह समिति यह निश्चित करती है या सुनिश्चित करती है कि किस स्तर के बच्चे के लिए किस प्रकार की सहायक सामग्री आवश्यक होती है। तो इसका सही उत्तर होगा विशेषज्ञों की एक समिति की। अगला प्रश्न, विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? यानी जो बच्चे का विद्यालय जीवन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या उच्च प्रतिशत प्राप्त करना? नहीं, उच्च प्रतिशत प्राप्त करके क्या करेंगे अगर जीवन में उस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करना यह आवश्यक नहीं है। पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, उस जो भी पाठ्यक्रम हो उन सब का ज्ञान भी बच्चों को होना आवश्यक होता है। बालकों का अनुशासित जीवन। बिल्कुल, इसका यह सही उत्तर होगा। अनुशासित जीवन का मतलब ये नहीं होता कि बच्चा डर डर के जिए। अनुशासित जीवन का मतलब होता है कि बच्चा समाज के अनुरूप व्यवहार करे, बच्चा समाज में ऐसे कार्य करे, दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हो, संवेदनशीलता उसके अंदर हो। ये सब एक अनुशासित जो बालक होगा उसके जीवन का एक हिस्सा होता है। तो इसका उत्तर होगा बालकों का अनुशासित जीवन। अगला प्रश्न, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर है, यानी कि समावेशी शिक्षा यहाँ कह सकते हैं, इसकी सफलता किस पर निर्भर होती है? समुदाय के सहारे पर, या फिर शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्चतम गुणवत्ता पर, या फिर पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, या फिर अध्यापकों में अवृत्त्यात्मक परिवर्तन पर। तो इसका उत्तर होगा अध्यापकों में अवृत्त्यात्मक परिवर्तन, यानी जो शिक्षक होंगे उनके एप्टीट्यूड में जो परिवर्तन होना चाहिए उसी पर निर्भर होगी समावेशी शिक्षा। यानी कि एक शिक्षक के अंदर ये सभी गुण होने चाहिए जो सामान्य बालक और जो निःशक्त बालक हैं यानी जो विशिष्ट बालक हैं
उन सब के संवेदनाओं, उनकी रुचियों, इन सब को समझने वाला होना चाहिए और संपूर्ण कक्षा को एक साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए। इसके लिए शिक्षक के एप्टीट्यूड में परिवर्तन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न, और आज के सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि जो बालिकाएं होती हैं उनकी शिक्षा को प्राथमिकता क्यों दी जानी चाहिए? आइए देखते हैं। लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं, यह जरूरी नहीं है। लड़कियां संख्या में लड़कों से कम हैं, इसका भी ये तात्पर्य नहीं है। संख्या में अधिक हो चाहे कम हो, उनको शिक्षा दी जानी चाहिए। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव हुआ हो, किसी के भूत को देखकर उसके वर्तमान को निश्चित नहीं किया जाना चाहिए। लड़कियां सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम होती हैं। बिल्कुल, इसका ये सही उत्तर होगा, क्योंकि लड़कियों के अंदर संवेदनाएं अधिक होती हैं, वो उनकी जिज्ञासा होती है, वो चीज़ों को एक साथ लेकर चलने की भावना होती है। तो एक परिवार या फिर जो समाज होता है उसमें परिवर्तन के नेतृत्व करने की उनके अंदर क्षमता होती है। इसलिए इसका उत्तर होगा डी। कैसा लगा आज का सेशन? अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, परीक्षा रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे और वीडियो के साथ, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, नमस्कार।